सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी परिवार सहित सकुशल होंगे। बच्चों, हम ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित 25 चौका 150 कहानी की व्याख्या कर रहे थे। कल की वीडियो में हमने जो व्याख्या की थी कि 25 चौका 150 का जो असमंजस की स्थिति है दोनों बाप बेटों के बीच, सुदीप और उनके पिता के बीच। सुदीप 25 का पहाड़ा याद कर रहा है और तब उनका पिता आता है और 25 चौका 100 सुनकर वह बार बार सुदीप को टोकता है तथा उसे बताता है कि 25 चौका 150 होता है। इसके साथ ही साथ वह कहता है कि गांव का जो चौधरी साहब है वह बड़ा इज्जतदार आदमी है और वह किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता। अब हम इस कहानी को आगे की व्याख्या करेंगे। सुदीप को जब उसके पिता बताते हैं कि जब चौधरी कहता है कि ब्याज के रुपए हुए 150, उनमें से मैं 20 रुपये छोड़ देता हूँ और आप 130 रुपये हर महीने ब्याज दे देना तथा बाकी मूल जब तुम्हारे पास हो तब देते जाना। वह आगे की घटना बताते हुए कहता है कि तो मैं 4 महीने बाद चौधरी जी की हवेली में गया। 4 महीने का ब्याज 130 उन्होंने बताया, बाकी रहा मूल जब होगा दे देना, महीने के महीने ब्याज देते रहना। ये बता बेटे 25 चौका 150 होते हैं या नहीं। चौधरी भले और इज्जतदार आदमी है जो उन्होंने 20 रुपये छेल दिए, यानी 20 रुपये छोड़ दिए। नहीं तो भला इस जमाने में कौन छोटे हैं। अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिसिर जी को ही देख लो, एक धेला भी ना छोड़े, यानी एक खोटा पिसा भी नहीं छोड़ते। ऊपर ते बिगार, बिगार का मतलब होता है बिना वेतन के काम करवाना। ऊंच जाति के जो लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, वो मजदूरों से बिना वेतन के अपने खेतों में काम कराना मानो अपना हक समझते हैं। जैसे बिगार उनका हक है, दिन भर में गोडे टूट जा, मजदूरी के नाम पर खाली हाथ पूरा दिन मेहनत करवाते हैं और मजदूरी देने के समय कुछ नहीं होता। ऊपर से गाली अलग, गाली तो ऐसे दे जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे। वह बड़े जमींदारों की बातों को, उनके रहने के तरीके को तथा उनके व्यवहार को व्यक्त करते हुए कहता है कि वो सारा दिन बेगार में काम करवाते हैं और ऊपर से गालियां देते हैं तथा गाली भी ऐसे देते हैं जैसे कि वो किसी वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। सुदीप खड़ा होकर उत्साहपूर्वक पहाड़ा सुनाने लगा। आदतवश वही 25 चौका 150। मास्टर शिवनारायण मिश्र ने उसे टोका 25 चौका 100। मास्टर जी के टोकने से सुदीप अचानक चुप हो गया और खामोशी से मास्टर का मुंह देखने लगा। मास्टर शिवनारायण मिश्र कुर्सी पर बैठे उकड़ू बैठे हुए थे। बीड़ी का सूटा मारते हुए बोले, अबे चूड़े के, आगे बोलता क्यों नहीं, भूल गया क्या। उसे गाली देते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और उसको धमकाते हुए कहा कि आगे क्या तुम्हें याद नहीं। सुदीप ने फिर पहाड़ा शुरू किया। स्वाभाविक ढंग से 25 चौका 150 कहा। मास्टर शिवनारायण मिश्र ने डांट कर कहा, अबे कालिए, 150 नहीं 100। सुदीप ने डरते डरते कहा। सुदीप ने डरते डरते उसे कहा कि 25 चौका 150 होता है। माँ साहब, पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 हुए। मास्टर शिवनारायण हत्थे से उकड़ गया, कुर्सी से खड़े हो गए, खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मारा। आंखें तरेर कर आंखें दिखाते हुए बोले, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्या अपनी माँ, यानी एक गाली सूचक असभ्य शब्द का प्रयोग किया। आया है साले, तुम लोगों को चाहे कितना भी पढ़ाओ लिखाओ रहोगे वहीं के वहीं। यानी उनके जाति पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम छोटी जाति के लोगों को चाहे कितना ही ज्ञान दे दो लेकिन तुम्हें वहीं के वहीं रहना है। दिमाग में वही कूड़ा करकट जो भरा हुआ है। पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। ऊपर से जवान चलावे है, उलट कर जवाब देता है।
मास्टर शिवनारायण ने सुदीप को बहुत धमकाया, मारा। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में एक उलझन पैदा कर दी। यदि मास्टर साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं, और यदि पिताजी सही हैं तो मास्टर साहब क्यों गलत बोलते हैं। पिताजी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उसके हृदय में बवंडर उठने लगा। यानी हर समय सुदीप यही बातें दोहराता रहता कि इनमें से एक व्यक्ति तो गलत है, क्योंकि 25 चौका 100, 25 चौका 150, एक सही हो सकता है, दूसरा गलत है। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी चौधरी द्वारा कही गई बात सही है या फिर जो मास्टर जी कह रहे हैं वो सही है। नरम और मासूम बाल मन पर, बच्चे के मन पर एक खरोंच पड़ गई थी। एक ऐसी घटना जो उसके दिमाग में बैठ गई थी, समय के साथ साथ वह और भी गहरी होती गई। किसी ने ठीक ही कहा है, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 से परेशान करने लगा। यानी इस छोटी सी इस घटना का सुदीप के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि हर समय वह परेशान रहने लगा। बाल मन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई। ग्रंथि मतलब एक ऐसी घटना जो निकालने से नहीं निकलती, जो भुलाने से नहीं भूलती। हर समय उसके मन में एक उलझन पैदा होती रहती। जब भी वह 25 की संख्या पढ़ता या लिखता तो उसे 25 चौका 150 ही याद आता। साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा और मास्टर शिवनारायण मिश्र का गाली गलौज करता लाल गुलाल गुस्सैल चेहरा। सुदीप दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दबाए अपनी यादों में छिपाए हुए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे, जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। बस अड्डे से थोड़ा पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक जो आता है बस के सामने, जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई लोग तो गिरते गिरते बचे। झटका लगने से सुदीप की विचार तंद्रा, जो विचारों की उधेड़ बूंद, जो विचारों का जाल उसके मन में चल रहा था, वह टूट गई और उसने जेब को छू कर देखा। तनख्वाह के रुपये जेब में सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी। बस अड्डे के नाम पर 2 दुकानें पान बीड़ी की, एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी सी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठा गांव का ही बदरू नाई, नाई से थोड़ा हटकर दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला। बस यही था बस अड्डा। बस अड्डे के नाम पर जो उन 2-4 दुकानें थी उनका वर्णन सुदीप ने किया। सुदीप ने बस से नीचे उतरकर आसपास नजरें दौड़ाई। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी, ज़्यादा आवागमन नहीं था। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चल पड़ा। गांव के पश्चिमी छोर पर, पश्चिमी किनारे पर 30-40 घरों की बस्ती में उनका घर था। दोपहर होने को हुई थी। सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम उठाई। लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था। जानी पहचानी चिर परिचित गलियों में से उसे अपने बचपन से अब तक बिताए पल गुदगुदाने लगे। इससे पहले उसने यह कभी महसूस नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया था। उसके मन में जो आत्मीय संतोष था, आत्म संतोष था, आत्मविश्वास था और जो पहला वेतन मिलने की खुशी थी, उसके कारण वह लबालब था। वह अपना गांव, अपने रास्ते, अपने लोग, सब कुछ देखकर वह आत्मविभोर हो रहा था। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांगा और बस्ती की ओर मुड़ गया। गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोड़ था जिसमें जलकुंभी फैली हुई थी। जलकुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता था। इक्का दुक्का फूल खिले हुए थे। उसे जोड़ के किनारे किनारे चलना शुरू किया। पिताजी आंगन में एक पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। जैसे ही वह घर पहुंचता है, देखता है कि पिताजी एक चारपाई की जो रस्सियां खींच रही हैं। सुदीप को आया देखकर वे उसकी ओर लपके, खुशी के मारे भागकर खड़े हुए। अचानक क्या बात है, लगता है शहर में जी नहीं लगता। उसको देखकर पूछते हैं कि ऐसे अचानक कैसे आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही चला आया, सुदीप ने स्वाभाविकता से कहा। जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पाँव छुए। पिताजी गदगद हो गए, क्योंकि अपने बेटे के द्वारा
पैसे देने पर और पहली तनख्वाह के पैसे मिलने पर पिताजी का मन खुशी से झूम उठा। दोनों हाथों में रुपए थामकर माथे से लगाए। जैसे कोई प्रसाद मिलने पर उसे माथे से लगाकर उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, ऐसे ही उसका मन प्रसन्न हो गया, जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे। मन ही मन अस्फुट शब्दों में कुछ बुदबुदाए, मानो भगवान का धन्यवाद किया और कुछ स्पष्ट नहीं बोले। फिर सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ करके यहाँ तो वाले, संभाल अपने लाडले की कमाई। वह इस खुशी में अपनी पत्नी को भी शामिल करना चाहता है और अपनी पत्नी को बुलाकर अपने सुख में साझीदार बनाना चाहता है। माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई, आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। माँ की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने लाडले बेटे को अपने छाती से लगा लिया। वह क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश से भीग रहा हो। घर के तीनों सदस्य, पूरा परिवार खुशी के मारे प्रसन्न था। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था। सब खुश थे, ऊपरी तौर पर वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खलबली मची थी। वह अशांत, उसके भीतर जो असमंजस, जो क्रोंच ग्रंथि के रूप में उभर कर आई थी और जिस बात के कारण वह बचपन से लेकर अब तक दिन रात उलझन में रहता था और हर समय परेशान रहता था, आज भी उसके मन में वही बात उसे परेशान किए जा रही थी। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासावश पूछा, क्योंकि माँ बाप का मन इतना कोमल होता है, जैसे ही संतान कुछ कहना चाहती हैं तो वो डर जाते हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो, तो जिज्ञासावश पूछते हैं। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले की खुशी पर धुंध पड़ने लगी, मानो धुंध पड़ गई, यानी वो सब परेशान से हो गए। तरह तरह की आशंकाएं उन्हें झकझोरने लगी। अनेक असमंजस उनके मन में उत्पन्न होने लगी कि क्या बात है। वे अचानक बेचैनी महसूस करने लगे। सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाई, क्योंकि अपने अनपढ़ पिता को समझाने का उसके पास यही एक माध्यम था। पिताजी से कहा, अब आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। असहाय होकर बोले, बेटे मुझसे तो 20 के आगे गिनना भी नहीं आता, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी ये 4 जगह 25-25 रुपये हैं, अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका, यानी 4 जगह यानी 25 चौका। कुछ क्षण रुककर सुदीप ने पिताजी की ओर देखा, फिर बोला, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे, क्योंकि वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ को कह नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। उसे भी अपनी वो पिछली घटना याद आ गई। 30-35 साल पुरानी घटना आज उसके मन में साकार हो उठी। वह घटना जिसे वे अब तक न जाने कितनी बार दोहराकर लोगों को सुना चुके थे, और उस चौधरी के प्रति उसके मन में जो सम्मान भाव था वह गर्व से सबके सामने व्यक्त कर चुके थे। आज उसी घटना को नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप। सुदीप रुपए गिन रहा था, बोल बोल कर 100 पर जाकर रुक गया और बोला, देखो 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा है। आज भी एक अनपढ़ व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। उसे तो 20 से आगे गिनती भी नहीं आती। सुदीप ने उसकी मदद की। 100 होने पर पिताजी की ओर देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर 1 से गिनना शुरू किया। 20 पर अटक गए। उलट पलट कर रुपयों को देख रहे थे जैसे कुछ उनमें कम है। सुदीप ने फिर गिनकर दिखाए। पिताजी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया, हर प्रकार से। वो बड़े आराम से, बड़े शांत स्वर से, बड़ी शांति से अपने पिता के मन की उस उलझन को और साथ ही साथ अपने मन की उस ग्रंथि को निकालना चाहते थे, और आज चौधरी की असलियत से अपने पिता को अवगत कराना चाहते थे। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया।
सुदीप ठीक कह रहा है, 25 चौका 100 ही होते हैं। झूठ सच सामने था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा था। उनका विश्वास जैसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी के गुणगान करते नहीं अघाते थे, थकते थे। यानी 30-35 वर्षों से जिस चौधरी का वो गुणगान कर रहे थे, जिसकी महिमा का बखान वो पता नहीं कितनी जगह कर चुके थे, आज अचानक कांच की तरह चटक कर उसके रोम रोम में समा गया था। उनकी आंखों में अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी, जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता था, बल्कि विश्वास में चले जाने की। उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से अपने सीने में लगाकर गुणगान कर रहे थे, वह चले जाने की गहन पीड़ा ही कहा जाएगा। उन्होंने अपनी मैली चिकट धोती के कोने से आँख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबे सांस ली, क्योंकि आज चौधरी की जो असलियत, चौधरी का जो दोहरा चेहरा था, दोगला चेहरा था, दोगला विश्वासघात था, दोगला चरित्र था, वह उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो गया था। रुपए सुदीप ने लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडर उगाया था, जिसकी दीवारों से ईंट, पत्थर और सिमट भुरभुरा कर गिरने लगे थे। जिस चौधरी पर वह इतना आत्मीयतापूर्ण विश्वास करते थे, जिस चौधरी को अपना जिन्होंने अपना सहायक माना था, और जिस चौधरी को अपने एक देवता के रूप में वो पूज रहे थे, आज उसके विश्वासघात ने उसके शरीर को मानो तोड़ डाला था। उनके अंतस से, उनकी अंतरात्मा से एक टीस उठी, एक दर्द भरी, पीड़ा भरी एक कराहट सामने आई और एक आवाज़ हुई, जैसे कह रही हो, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। उसकी अंतरात्मा ने चौधरी को जो आत्मग्लानि के कारण, जो धोखे के कारण, उसके साथ जो धोखा किया था, जो विश्वासघात किया था, उसके कारण उसकी आत्मा को जो ठेस पहुंची थी, उसके फलस्वरूप आज कहने के लिए उसके पास सिर्फ एक बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं था। उसने चौधरी को बद्दुआ देते हुए कहा कि चौधरी, आपने मेरे साथ जो धोखा किया है, उसके कारण आपको कीड़े पड़ेंगे। अंतिम समय में आपने जो विश्वासघात किया और जो भोले भाले गरीब लोगों के साथ धोखा छल किया, जिसके कारण उन्होंने ताउम्र उस ऋण के बोझ तले दबे रहे, जिसकी जो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस ऋण को उतार नहीं सकती। ऐसा जो जमींदार लोग हैं, साहूकार लोग हैं, ऐसा निम्न जाति के लोगों के साथ करते हैं, तो उसके बदले में उसके मन से सिर्फ एक बद्दुआ निकलती है कि तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। बच्चों, हम देखते हैं कि 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक यथार्थवादी कहानी है, वास्तविक कहानी है, जो एक मार्मिक कहानी है, मर्म को छूने वाली कहानी है कि किस प्रकार अनपढ़ लोगों को छल कपट से, उनको विश्वास में लेकर उनके साथ जो छल कपट किया जाता है और उनको लगातार दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है और उनके हकों को छीन लिया जाता है, तो किस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे सामाजिक व्यवस्था जिसके कारण हमारा सामाजिक ढांचा चरमरा गया है, किस प्रकार निम्न जाति के लोगों को ताउम्र जमींदार लोगों द्वारा, सवर्ण जाति के लोगों द्वारा ताउम्र कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी 2 जून की रोटी उन्हें अच्छे से नसीब नहीं होती। हम देखते हैं कि ये एक मर्मस्पर्शी कहानी, यथार्थवादी कहानी है, जिसके माध्यम से हमारे मन में भी जमींदार वर्ग के प्रति जो घृणा के भाव पैदा होते हैं, हमारे समाज का जो ढांचा बन गया है, जिसके कारण हमारे समाज का विकास को मानो एक साहूकार रूपी कीड़े ने निगल लिया है और जिसके कारण हमारे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ते हैं।